Chapter number 5, Information System, Additional Practice Questions. Question number 1. Saeed is working on the sales data to produce reports for analyzing last year's production cost. He will input data using. Saeed जो है वो सेल्स डाटा जो है वो कंप्यूटर में एंटर कर रहा है, तो वो कौन सा इनपुट डिवाइस यूज करेगा? कीबोर्ड. Miss Alina is telling her friends about the limitation of certain input device. She is telling them that this can be inaccurate and affected by external interference. Which input device Miss Alina is talking about? Miss Alina अपने दोस्तों को बता रही है कि कुछ इनपुट डिवाइसेस की लिमिटेशंस होती हैं. वो बता रही है कि ये जो इनपुट डिवाइस है इनएक्यूरेट है, और ये क्या कर सकता है, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की वजह से अफेक्ट भी कर सकता है. किस इनपुट डिवाइस के बारे में बात करिए? बारकोड रीडर, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, वॉइस डाटा एंट्री. ये बात करिए वॉइस डाटा एंट्री की कि अगर कोई पीछे बैकग्राउंड नॉइस होगी, मसले मसाइल होंगे, तो क्या होगा कि जो इनपुट है वो कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा. 3. मीना जो है वो अपने लैपटॉप पे काम कर रही थी. शी टाइप द डाटा ऑन MS वर्ड फाइल एंड सेव्ड इट. द बैटरी ऑफ द लैपटॉप डाइड. द डाटा इज ऑन प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, हार्ड डिस्क, बी एंड सी. द आंसर इज डी, बी एंड सी. तो हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज भी है, और मैंने आपको बताया कि हार्ड डिस्क कभी कभी प्राइमरी स्टोरेज में भी आती है, इसलिए आंसर बी और सी है. ठीक है, यहाँ पे साबित हो गया इस चीज का कि हार्ड ड्राइव प्राइमरी स्टोरेज में भी आती है, सेकेंडरी स्टोरेज में भी आती है. ज्यादा ये सेकेंडरी स्टोरेज में होती है, इसलिए इसको सेकेंडरी स्टोरेज में कंसिडर किया जाता है. आंसर हो जाएगा बी और सी. You bought a new Wi-Fi device for home that needs software on your laptop to adjust the setting of the device. The Wi-Fi device is dash, whereas the software is in your laptop is this. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वाईफाई जो है वो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है. ये वो पीस ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने में हेल्प करती है. और सॉफ्टवेयर आपके पास वो सिस्टम है जो कि क्या करता है कि वाईफाई को सिस्टम से और हमसे कनेक्ट कर रहा होता है. तो वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है. तो 4 का आंसर हो जाएगा ए. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा. मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि बहुत बेसिक एमसीक्यूज हैं ये वाले. मुश्किल आएंगे तो टाइम लगा लेंगे. इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूड्स ऑल हार्डवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर इन्वॉल्व इन कलेक्शन, स्टोरेज, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंफॉर्मेशन. कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपके पास हार्डवेयर भी आ जाता है, सॉफ्टवेयर भी आ जाते हैं, प्रोसीजर्स भी आ जाते हैं. प्रोसीजर मतलब जो इंसान परफॉर्म कर रहा होता है. तो इट्स ट्रू. एक अलग तरीके से डेफिनेशन दी हुई थी 5 के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम की. 6. इनपुट डिवाइस दैट रीड्स डाटा फ्रॉम टेक्स्ट एंड कन्वर्ट इट इनटू एडिबल डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड OCR. वो इनपुट डिवाइस जो कि क्या करता है कि टेक्स्ट को रीड करता है, उसको कन्वर्टेबल एडिटेबल डॉक्यूमेंट बना देता है, कन्वर्ट कर देता है उसको एडिटेबल डॉक्यूमेंट में. तो दिस इज कॉल्ड OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर रिकग्निशन. फिर लिखा हुआ है कि हेडसेट. हेडसेट जो है वो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, OCR है, ऑल ऑफ द अबव है. आपको पता है कि हेडसेट का काम क्या होता है? साउंड देना. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आउटपुट डिवाइस होगा. हम हेडसेट लगा के सुन सकते हैं, तो हम जब सुन रहे हैं तो हमें साउंड मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है. दिस इज कॉल्ड बी. 8 में लिखा हुआ है कि इंटरव्यू में एक कैंडिडेट से पूछा भाई सिस्टम को डिफाइन करो. उसने बोला इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज. आंसर जो है बिल्कुल सही है. हमने देखा था कि सिस्टम में क्या होता है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है, स्टोरेज होता है, और क्या होता है इसके अंदर होता है गोल, और क्या होता है इसके अंदर बाउंड्री होती है, और इसके अंदर होती है इन्वायरमेंट. तो यहाँ पे इसने बिल्कुल सही बता दिया. इनपुट होता है, आउटपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है, स्टोरेज होता है, तो एक सिस्टम बन जाता है. 8 के बाद आपके पास 9 जो आ रहा है वो आ रहा है कि मोबाइल फोन्स कनेक्टेड विद सर्विसेज, सर्विस प्रोवाइडर्स होता है. मोबाइल फोन्स कनेक्टेड विद सर्विस प्रोवाइडर्स that provide access to users to send and receive text messages. It is an example of मोबाइल फोन जो है वो कनेक्टेड है सर्विस प्रोवाइडर्स के पास, जो हमें एक्सेस प्रोवाइड कर रहा होता है, हम डाटा रिसीव और सेंड कर सकें. तो किस चीज़ की एग्जांपल है सर? ये डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम है. मोबाइल फोन सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड है, तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें कमांड और प्रॉम्प्ट के थ्रू चल रही होंगी. तो यहाँ पे तमाम चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई हैं, उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो आउटकम वही आएंगे. तो दिस इज बी, डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम. Teachers need to know about student progress in current semester. They should be provided with information, data, knowledge, facts. टीचर को जो है वो स्टूडेंट की प्रोग्रेस मालूम करनी है करंट सेमेस्टर के बारे में, तो उनके पास क्या होनी चाहिए? इंफॉर्मेशन. 10 MCQs बता दिए. कोई सवाल पूछना है इनमें क्या आगे बढ़ जाऊं? कोई MCQ नहीं समझ आया हो? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 पिल्ले. कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ लो.
अच्छा जी, चलेंगे करके। ओसीआर वाला, ओसीआर वाला, ये पहला वाला? नहीं, मेरे ख्याल से कोई और है ओसीआर, दूसरा वाला था कोई। पहले फोर से चल रहे थे, चलो अब्दुल्ला फोर। फोर 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 फोर। भाई देखो, तुमने वाईफाई डिवाइस परचेज की, ठीक है, मैंने दिया यहाँ पे वाईफाई डिवाइस। तो वाईफाई डिवाइस क्या है? एक पीस ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो आईटी के लायक हमें पता है। वेयर इज सॉफ्टवेयर इन योर लैपटॉप? तो जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर कनेक्ट करता है किसको? सॉफ्टवेयर कनेक्ट करता है, सॉफ्टवेयर कनेक्ट करता है लोगों को। सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूँ, अभी मैं जूम यूज कर रहा हूँ, सही है। आईटी को, टेक्नोलॉजी को, और एक ऑर्गेनाइजेशन या एक प्रोसीजर को। तो सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर बन जाएगा इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो सॉफ्टवेयर जो है वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। यहाँ पे इनपुट प्रोसेस आउटपुट है, यहाँ पे इन्वायरमेंट है, यहाँ पे बाउंड्री है, यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी है। तो जो सॉफ्टवेयर है वो क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब्दुल्ला फोर वाला समझ आ गया? साथ में बेटा। हसन और अक्सागिरी नाइन वाला। गुड। मेरे पास उम, देखो, ये तुम्हारे पास एक डॉक्यूमेंट मौजूद है, देख रहे हो ये? इसमें कुछ लिखा हुआ है तुम्हारे पास। अभी कुछ बच्चों के नाम और फोन नंबर है, बहुत बारीक कैमरा है, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये कुछ नाम और फोन नंबर है, उनकी प्रेजेंट अटेंडेंस है। अब यहाँ पे एक बंदा बोलेगा यार ये कुछ 23 नाम मैं टाइप करूँ, इनके पेरेंट्स के नाम टाइप करूँ, इनकी अटेंडेंस टाइप करूँ, तो बड़ी ख्वारी लग जाएगी। इसको मैंने स्कैनर पे लगाया, इस स्कैनर पे स्कैन किया। स्कैन करने के बाद उसके अंदर जो ओसीआर होगा, उसके अंदर जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन होगा, उन वर्ड्स को रीड करेगा और उसको एडिटेबल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर देगा। कि जब मैंने स्कैन किया तो मेरे पास इमेज फॉर्म में स्कैन नहीं आएगा, मेरे पास वर्ड फॉर्म में स्कैन आ जाएगा। और सबके नामों को मैं चेंज कर सकता हूँ, आगे पीछे कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। तो ओसीआर क्या करता है? वो इनपुट डिवाइस है जो कि टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है एडिटेबल डॉक्यूमेंट में। हसन और अक्सर नाइन वाला समझ आ गया? नहीं, आज बीडब्ल्यूसीसी क्लास नहीं होगी, वालेकुम अस्सलाम। इंशाल्लाह हम कल कर लेंगे, ठीक है। अच्छा बता दो, फोर और नाइन समझ आ गया आप लोगों को? जी दोस्तों। 10 एमसीक्यूज कर चुके हैं, उम्मीद आप लोगों को फोर और नाइन समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 11, any business can create dash by effective use of information technology. This may be achieved through dash business processes, for instance purchasing, selling, human resource, and obtaining information for optimal decision making, which result in substantial operational and cost benefit. अच्छा, जब आपके पास दो डैश वाले एमसीक्यूज आते हैं ना, तो वो ज्यादा बेहतर है। मैं बताता हूँ क्यों। देखो, वो जो आपके पास आंसर है वो ग्रामेटिकली भी लगना चाहिए सही, और साथ ही साथ वो कॉन्सेप्चुअली भी सही लगना चाहिए। एनी बिजनेस कैन क्रिएट आ, कोई भी बिजनेस क्रिएट कर सकती है क्या? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हाँ सर, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बिजनेस क्रिएट कर सकती है। प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट क्रिएट कर सकती है। प्रोडक्ट क्रिएट कर सकती है। एफिशिएंट क्रिएट नहीं कर सकती, एफिशिएंसी क्रिएट करती है। तो डी गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रामेटिकली एफिशिएंट यहाँ पे फिट नहीं बैठता। यहाँ पे बिजनेस जो है वो एफिशिएंसी क्रिएट कर सकती है, एफिशिएंट क्रिएट नहीं कर सकती। तो ग्रामेटिकली यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली जो है कॉम्पिटिटिव भी जा रहा है, प्रॉफिट भी जा रहा है, और प्रोडक्ट भी जा रहा है। तो ए बी सी है। आगे देखते हैं कि कोई भी बिजनेस क्या कर सकता है? डैश क्रिएट कर सकता है इफेक्टिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। ये अचीव किया जा सकता है थ्रू, अब देखते हैं, थ्रू एफिशिएंट बिजनेस प्रोसीजर हो सकता है। स्मार्ट बिजनेस प्रोसीजर, सर हमने ये स्मार्ट नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। ये स्मार्ट नाम का कोई कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हो तो यहाँ पे स्मार्ट नहीं होगा, ठीक है। रॉ मटेरियल बिजनेस प्रोसीजर, ग्रामेटिकली गलत है, सी नहीं हो सकता। तो सर जब सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, तो बचा बी और ए। जब बी और ए बचा तो मुझे एफिशिएंसी के बारे में पता है, स्मार्टनेस के बारे में मुझे नहीं पता। यहाँ आ जाएगा ए। और टू बी ऑनेस्ट विथ यू, यहाँ पे ये वाला जो एमसीक्यू 11 वाला, ये बुक की लैंग्वेज है, ये बुक की लैंग्वेज है। और ये मेरे ख्याल से आपको पहले के शुरू के जो कुछ पैराग्राफ्स है उसमें ये मिल जाएगा। एनी बिजनेस कैन क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कोई भी बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सकता है, कैसे? इफेक्टिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। ये कैसे अचीव हो सकता है? कि अगर आप अपने बिजनेस प्रोसीजर को एफिशिएंट बना दो, उसके अंदर तेजी ले आओ, कॉस्ट सेव कर दो, एफर्ट सेव कर दो, तो इससे क्या होगा कि आपकी डिसीजन मेकिंग ऑप्टिमल हो जाएगी, और आप जो है ना कॉस्ट बेनिफिट हासिल कर रहे होगे और ऑपरेशनल बेनिफिट्स हासिल कर रहे होगे। तो 11 का आंसर है ए। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी।
सैयद मुदस्सिर कह रहे हैं कि स्मार्ट गोल में था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस आंसर, चैप्टर नंबर 5 में तो नहीं था ना यार। और यहाँ पे इन्होंने स्मार्ट को स्मॉल किया हुआ है, हमेशा याद रखना कि वो स्मार्ट ऐसे लिखा जाता है, एस SMART। दिस इज हाउ यू राइट स्मार्ट, क्योंकि ये क्या है, ये आपके पास एक एक्रोनिम है, एक आपके पास एब्रीविएशन है। तो यहाँ पे आपके पास फुल फॉर्म में लिखा जाता है, कैप्स लॉक ऑन करके लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखा जाता। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। तो आंसर इज ए। 11 का आंसर मैंने आपको समझा दिया। अब देखो इसमें भी वही टेक्निक अप्लाई करेंगे, वही निंजा टेक्निक अप्लाई करेंगे। द डैश इज यूज्ड इन डे टू डे डिसीजन मेकिंग टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क सच एज, बहुत सारे टास्क लिखे हुए हैं। डैश को हम यूज करते हैं डे टू डे डिसीजन मेकिंग करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं, बिल्कुल डाटा को यूज करते हैं, डाटा बेसिस को यूज करते हैं, इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं। ठीक है, तो चारों ही यहाँ पे फिट आके बैठ रहे हैं ग्रामेटिकली, सही है। इन ऑर्डर टू नो हाउ टू गैदर एंड यूज इन्फॉर्मेशन फॉर मैनी रिसोर्सेज फ्रॉम द मैनी रिसोर्सेज अवेलेबल टू अस, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डैश इज क्रिटिकल। तो यहाँ पे 12 में लिखा हुआ है कि आपके पास डैश की जो अंडरस्टैंडिंग होती है बहुत क्रिटिकल होती है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम की, इन्फॉर्मेशन की डाटा की। अब देखो यहाँ पे ग्रामेटिकली ना चारों ही सही है। आपको क्या करना है, कॉन्सेप्चुअली देखना है कि हम क्या करते हैं कि डैश को यूज करते हैं डे टू डे बेसिस पे डिसीजन मेकिंग के लिए। अगर आपसे पूछा जाए आप डिसीजन मेकिंग के लिए डाटा यूज करोगे या फिर आप इंफॉर्मेशन यूज करोगे, आंसर इंफॉर्मेशन। मैं डाटा को यूज करके डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता, मुझे डाटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू इंफॉर्मेशन टू टेक डिसीजंस। तो इसका मतलब है कि पहले वाले में आ जाएगा इंफॉर्मेशन। तो ए है और डी है, अब दोनों में रह गया ए और डी। तो लिखा हुआ है कि अगर आपको ये मालूम करना है कि डाटा को कैसे गैदर करना है, इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना है बहुत सारे रिसोर्सेज में से, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसकी, डाटा की या इंफॉर्मेशन सिस्टम की। हमेशा याद रखिएगा कि हर बंदा जिसको डाटा इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से यूज करना है, उसको इंफॉर्मेशन सिस्टम चलाना आना चाहिए, उसको इंफॉर्मेशन सिस्टम चलाना आना चाहिए। इसकी सिर्फ एग्जांपल दें, इसकी एग्जांपल ये है कि तुम्हें सीए फाइनल में जो कोर्स कराया जा रहा है डाटा एनालिटिक्स का, तो डाटा एनालिटिक्स में आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ाए जाएंगे। ये जो कैफ 3 में आपके पास डाटा सिस्टम और रिस्क आया है, इसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ाए जाएंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है सीए के स्टूडेंट्स को कि अब ये दौर है इंफॉर्मेशन का, और इंफॉर्मेशन को ज्यादा बेहतर तरीके से समझना है तो यू नीड टू हैव नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आंसर हो जाएगा ए। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। और मजे की बात, ये भी बुक की लैंग्वेज है, वो शुरू के 5-6 सड़े हुए पैराग्राफ्स है उसमें ये बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो 12 वाली भी बुक की लैंग्वेज ही है, आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ जाते हैं। बैंकिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम collects and processes data into information that is provided to managers for use in strategic planning, decision making, performance, monitoring and production, all of the above। ये जो आपके पास बुक में बैंकिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम लिखा हुआ है ना अलग से, उसमें आपके पास ये तीनों चीजें मेंशन्ड है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये भी बुक की लैंग्वेज है, लिखा हुआ है कि बैंकिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं इनटू इंफॉर्मेशन जो मैनेजर्स को दी जाती है ताकि वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सके, वो डिसीजन मेकिंग कर सके, वो परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सके और प्रोडक्शन कर सके। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल एज इट इज बुक की लैंग्वेज है। तुम देख रहे हो 13 तक बहुत इजी एमसीक्यूज चल रहे हैं। डिवाइस विच फैसिलिटेट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन इनटू द सिस्टम, वो डिवाइस जो कि फैसिलिटेट करती है कि हम डाटा को कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस कर सकें, इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस कर सकें, तो वो क्या होगी, स्कैनर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर और एलसीडी। प्रिंटर, प्रोजेक्टर और एलसीडी क्या आउटपुट डिवाइसेस हैं, स्कैनर इनपुट डिवाइस है जो कि क्या करती है, डाटा को इंट्रोड्यूस करती है सिस्टम में। तो दिस इज ए। 14 का आंसर हो जाएगा ए। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। 15, Dash is integrated with barcode readers and allow credit and debit cards to be read for instant payment for goods। किस चीज को कनेक्ट किया जाता है बारकोड रीडर के साथ, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल को। सर ये तो हमने इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल बारकोड रीडर या फिर क्यूआर कोड रीडर में पढ़ा था। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा डी। फाइल साइज इज मैटर ऑफ कंसर्न फॉर विच टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। फाइल साइज किस में बढ़ जाती है, क्वालिटी के बढ़ने से, डिजिटल कैमरा से। अगर आप हल्की क्वालिटी की तस्वीर खींचोगे तो फाइल साइज कम हो जाएगा, ज्यादा क्वालिटी की तस्वीर खींचोगे तो फाइल साइज बढ़ जाएगा, हल्की क्वालिटी की वीडियो बनाओगे तो फाइल साइज कम हो जाएगा, ज्यादा क्वालिटी की वीडियो बनाओगे तो फाइल साइज बढ़ जाएगा। आंसर इज डी। EPOS, electronic point of sale, normally work with which device to complete the provision of, to complete होगा, to complete the provision of data and information। टोहर नहीं,
फॉर इंफॉर्मेशन रेलिवेंट पार्टीज, सही है, फॉर इंफॉर्मेशन फॉर रेलिवेंट पार्टीज, सही है। तो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल में हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग ज्यादातर प्रिंटर लगाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि प्रिंटर से हम रिसिप्ट को प्रिंट करके दे सकते हैं। 17 का आंसर है सी। फिर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल में हम वो कौन सी डिवाइस लगाते हैं जो कि आपका डाटा और इंफॉर्मेशन की प्रोविजन को कंप्लीट करता है रेलेवेंट पार्टी के लिए, सामने वाली कस्टमर के लिए। तो इट्स सी, प्रिंटर। मिनट एरियाज ऑन स्क्रीन फॉर क्वालिटी ऑफ रेजोल्यूशन ऑन मॉनिटर इज कॉल्ड एज, वो मिनट एरिया जो कि क्वालिटी ऑफ रेजोल्यूशन को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, वो क्या कहलाता है, वो रेजोल्यूशन कहलाता है। रेजोल्यूशन क्या होते हैं, बॉक्सेस होते हैं। तो जितने छोटे बॉक्सेस होंगे उतनी अच्छी डिटेल्ड पिक्चर बनेगी, जितने बड़े बॉक्सेस होंगे उतनी हल्की पिक्चर बनेगी। दिस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन, सही। 19, another level of development in electronic point of sale is that now customer can even pay using मोबाइल फोन। आजकल क्या होता है, कस्टमर मोबाइल फोन के थ्रू भी पे कर सकते हैं। कैश के थ्रू तो पहले ही पे कर रहे थे, क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो पहले ही पे कर रहे थे। ओसीआर के थ्रू अभी तक कोई पेमेंट का तरीका आया नहीं, जब आएगा तो इंशाल्लाह उसका आंसर हम डी कर देंगे। 20, स्टोरेज डिवाइसेस विच यूज रोबोटिक मैकेनिज्म टू मैनेज स्टोरेज मीडिया और नोन एज टर्शियरी स्टोरेज। मैंने आपको बताया था कि टर्शियरी स्टोरेज जो है उसमें क्या होता है, आपके पास एक रोबोटिक मैकेनिज्म होता है जिसमें डिवाइस को मैं इलेक्ट्रॉनिकली अटैच और डिटैच करता हूँ या माउंट या डिसमाउंट करता हूँ। तो ये जो रोबोटिक मैकेनिज्म के थ्रू माउंटिंग और डिसमाउंटिंग हो रही होती है स्टोरेज डिवाइस की, कॉल्ड टर्शियरी स्टोरेज। मैंने आपको 20 एमसीक्यूज करा दिए हैं। मुझे काइंडली बता दो कि किस एमसीक्यू में मसला है। 11 से लेके 20 तक, 1 से लेके 10 तक हमने कर लिए थे, 11 से लेके 20 तक में क्या प्रॉब्लम है बता दो। 11 से लेके 20 तक समझ आ गए हैं या फिर एमसीक्यू नहीं समझ आया तो बता दो। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10। मारो कह रही है सर 20 बता दें। देखो आपके पास 4 किस्म की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा स्टोरेज डिवाइस आपको रिवाइज भी करा देता हूँ। चैप्टर नंबर 5 में मुझे पता है आपको पंगे भी होंगे। ERC 5। देखिए 4 किस्म के आपके पास स्टोरेज मौजूद है। प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, टर्शरी स्टोरेज, ऑफलाइन स्टोरेज। मैं प्राइमरी और सेकेंडरी पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। प्राइमरी स्टोरेज वो स्टोरेज होती है जो कि सिस्टम के साइड बाय साइड चल रही होती है। सिस्टम चलेगा तो प्राइमरी स्टोरेज चलेगी। प्राइमरी स्टोरेज में क्या होता है कि सिस्टम के साथ साथ मेमोरी यूज हो रही होती है। कि जब सिस्टम स्टार्ट होता है तो रोम स्टार्ट हो जाती है और जो उसकी मेमोरी की चीजें मौजूद होती है वो यूज होना शुरू हो जाती है। फिर जब विंडोज शुरू होती है तो विंडोज जो है वो जगह ऑक्यूपाई करती है रैम के ऊपर। अच्छा, ये वो वाला रैम नहीं है जो कैलाश खेर ने बताया था, ये वो वाला रैम है जो कि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सही है। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये वो कैलाश खेर वाला रैम नहीं है, ठीक है। तो प्राइमरी स्टोरेज सिस्टम के साइड बाय साइड चलती है, इसे इंटरनल मेमोरी कहते हैं। जब सिस्टम बंद हो जाएगा तो रैम में से जो है मेमोरी खाली हो जाएगी और जो रोम है उसमें से मेमोरी खाली नहीं होगी, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज की स्पीड सेकेंडरी स्टोरेज से ज्यादा होती है। ये मैंने आपको कुछ बातें प्राइमरी स्टोरेज की बता दी। सेकेंडरी स्टोरेज में जो है वो सिस्टम के साइड बाय साइड नहीं चल रही होती, वो सिस्टम से अलग होती है। जैसे कि यूएसबी, उसके अंदर डाटा अलग से होता है, सीडी, डीवीडी, मैग्नेटिक टेप, क्लाउड ड्राइव, ये एक्सटर्नल होती है, सही है। और साथ ही साथ क्या होता है कि इसकी स्पीड स्लो होती है। फिर आपके पास है टर्शियरी स्टोरेज और ऑफलाइन स्टोरेज। देखो ये जो सेकेंडरी स्टोरेज है, अगर मैं इसको अपने हाथ से निकालूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यूएसबी को हाथ से डिटैच किया, हाथ से अटैच कर लिया, तो हाथ से डिटैच करने को, अलग करने को कहते हैं ऑफलाइन स्टोरेज। मैंने जब आपकी सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो सिस्टम पे लगाई ली है तो वो ऑनलाइन स्टोरेज है, जब सिस्टम से हटा दी तो वो ऑफलाइन स्टोरेज हो जाएगी। ऑन द कॉन्ट्ररी टर्शरी स्टोरेज में क्या होता है कि ये जो मैं सिस्टम से मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज को हटा रहा हूं या लगा रहा हूं,
ये मैं मैनुअली नहीं कर रहा, ये मैं खुद से नहीं कर रहा, बल्कि मेरे बिहाफ पे सिस्टम ये काम कर रहा है। सिस्टम को अटैच और सॉरी स्टोरेज को अटैच और डिटैच कर रहा है, माउंट और डिसमाउंट कर रहा है, लगा रहा है, हटा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड टर्शियरी स्टोरेज। इसकी एग्जांपल, भाई मैंने सिस्टम में एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगाई हुई है और मैंने सिस्टम में एक कमांड दे दी है कि जब मेरी मेन मेमोरी भरना शुरू हो जाए तो जो अलग से एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगी हुई है उसको क्या करना, तुम पावर देना शुरू कर दो ताकि वो कनेक्ट हो जाए। जैसे ही वो कनेक्ट हो गई, तुमने क्या किया, पूरा आर्काइव बना दिया, डाटा उसमें ट्रांसफर कर दिया। और जैसे ही डाटा ट्रांसफर हो जाए, आपने आर्काइव बना लिया है, आपने डाटा को स्टोर कर लिया है, आप उसमें से पावर खींच लेना। अब पावर नहीं चलेगी तो उसका मतलब क्या है कि वो जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो डिटैच हो गई, वो डिसमाउंट हो गई। अब वो ऐसा है कि लगी हुई ही नहीं है। दिस इज कॉल्ड टर्शियरी स्टोरेज। जी भाई, समझ आ गया? मारो। चले, जबरदस्त, बेहतरीन। 21, application of computer and telecommunication equipment to store and retrieve data is categorized as। ग्रामर जो है यहाँ पे दम तोड़ चुकी है। कहीं पे टोर आ रहा है, कहीं पे कैटेगरीज आ रहा है, कहीं पे कुछ आ रहा है। तो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये बुक की लैंग्वेज है, लिटरली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दी है। 22nd, an organization that grows its own cotton completes are textile related। An organization that grows its own cotton completes its textile related activities and produce uniforms for its employees only. Such type of organization is referred to as। एक ऑर्गेनाइजेशन अपना खुद का कॉटन बनाती है, अपने लिए खुद के कपड़े बनाती है, अपने लिए खुद के यूनिफॉर्म बना रही होती है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम कहलाएगा। ये क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम कहलाएगा। तो तुमने देखा एक और माशाल्लाह ग्रामेटिकल मिस्टेक आई है इस वाले चैप्टर नंबर 5 में। जो है बंदा होशो हवास में नहीं था जब वो बना रहा था ये एमसीक्यूज। अब वो होशो हवास में क्यों नहीं था ये तुम खुद ही सोच सकते हो, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। एक्स फोन मेंटेन्स ऑल records of calls made on its network। This record is maintained on an electronic filing system called as networks database management system, all of the above। देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक बंदा जो है जितनी भी कॉल्स आती है उसके नेटवर्क पे उसका रिकॉर्ड बना रहा होता है। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम ये कीवर्ड है। कहीं पे भी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम आ जाए तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड डेटाबेस। यकीन नहीं आता? आओ दिखा देता हूं। डेटाबेस इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम, बुक रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक हो गया। City police is monitoring all road activities through closed circuit camera network। This is part of well planned planned की स्पेलिंग गलत है। इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन कंट्रोल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो सर यहाँ पे सिटी पुलिस लोग हैं, वो मॉनिटर कर रही है रोड एक्टिविटीज, यानी कि एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, एक प्रोसेस परफॉर्म कर रही है, और उनके पास क्लोज सर्किट कैमरा नेटवर्क है, उनके पास टेक्नोलॉजी है। इंसान प्लस प्रोसीजर प्लस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। Miles City Real Estate is using information to plan all construction projects for new developmental project. The company is managing this task by a team of experts in various locations, and only employees can see the information for the project. They are making use of dash external extranet, intranet, in, ex, extranet, internet, intranet और wide area network। 25 का आंसर क्या होगा? देखो, माइल्स सिटी रियल स्टेट क्या कर रही है, इंफॉर्मेशन यूज कर रही है ताकि वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को प्लान कर सके न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। ये बात समझ आ गई? कंपनी इस टास्क को मैनेज कर रही है कैसे कि टीम ऑफ एक्सपर्ट्स को अलग अलग लोकेशन पे इन्होंने क्या कर दिया कि एक एक्सेस दे दिया इंटरनेट का, और वो सिर्फ एम्प्लॉइज, ओनली एम्प्लॉइज कैन सी, सिर्फ एम्प्लॉइज उस प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। इट्स इंट्रानेट। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एम्प्लॉइज देख सकते हैं, इट्स इंट्रानेट। आंसर हो जाएगा सी। गुड। बैंक यूज कॉम्बिनेशन ऑफ कस्टमर अकाउंट स्पेशल कोडिंग सिस्टम रिटन इन MICR। जहां पे बैंक का नाम आ जाना, देयर इज अ हाई चांस कि इट्स MICR। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कस्टमर अकाउंट स्पेशल कोडिंग सिस्टम इज MICR। ठीक है। 27, ऑल फंक्शनल मैनेजर्स ऑफ कंपनी रिक्वायर क्वालिटी
इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन। चले, इंटरनल और एक्सटर्नल, इसका मतलब है कि टीपीएस भी हो सकता है, डीएसएस भी हो सकता है, ईआरपी भी हो सकता है। ऑल फंक्शनल मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर का मतलब क्या है कि ये डीएसएस और टीपीएस हो सकता है। A process according to units needs and its integration with other department for information system that can help achieve the task is referred to as। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपके पास हम इंटीग्रेट कर रहे हैं दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, और हमें पता है कि जब इंटीग्रेशन की बात आती है ईआरपी आ जाता है। सर ये कहाँ लिखा हुआ है, ये भी बता दो। इंटीग्रेशन और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, आंसर हो जाएगा सी 27। नो इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन टुडेज डायनामिक एरा वर्क विदाउट। कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं चलता नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह के ना होने की वजह से। भाई डाटा सिक्योरिटी नहीं होगी तो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, सिस्टम चल जाएगा। साइबर लॉ नहीं होगा, साइबर अटैक होंगे लेकिन सिस्टम चल जाएगा। एम्प्लॉय की ट्रेनिंग नहीं होगी, सिस्टम चल जाएगा। लेकिन नेटवर्किंग नहीं होगी तो सिस्टम नहीं चलेगा। आजकल सबको कनेक्टिविटी चाहिए। सही है, वो कहते हैं ना डाटा बहुत है। सही है, आगे बढ़ते हैं। 29, The head office of commercial bank receives online reports from all branches। हेड ऑफिस जो कमर्शियल बैंक का है वो तमाम ब्रांचेस से रिपोर्ट कलेक्ट कर रहा होता है ऑनलाइन। सीनियर मैनेजर्स जो है इन रिपोर्ट्स को यूज करते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग को करने के लिए। तो इंफॉर्मेशन जो आ रही होती है वो कहाँ स्टोर्ड होगी? तो सर ये हमें पता है कि ये हमारे पास एक सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है, उसमें ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस में आपके पास तमाम इंफॉर्मेशन जाके स्टोर हो रही है, तो यहाँ पे सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा। सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर इन्वॉल्व्स ऑल प्रोसेसिंग बीइंग परफॉर्म्ड ऑन अ सिंगल। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग भी हो रही होती है, और प्रोसेसिंग वक्त पे क्या होता है कि डाटा एक ही जगह पे स्टोर हो जाता है। सही है, सेंट्रलाइज डेटाबेस। 30, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स हैव एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एविएशन सेफ्टी। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, उसके पास बहुत एक्सटेंसिव नॉलेज है एविएशन सेफ्टी की। इट प्रॉम्प्ट्स थ्रेट बेस्ड ऑन एनवायरमेंट डायनामिक्स एंड ह्यूमन बिहेवियर। ये किस चीज की एग्जांपल है? सर हमें पता है कि वो जब सिस्टम से, एनवायरमेंट से फीडबैक ले रहा है तो दिस इज ओपन सिस्टम। 30 का आंसर है ए। मैंने आपको 21 से लेकर 30 तक पढ़ा दिए हैं, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। 21 से लेकर 30 तक में किसी का कोई सवाल है? जी मेरे दोस्तों, 21 से लेके 30 में कोई सवाल है तो पूछ लो। 21 से लेके 30 में कोई सवाल है? देखो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ना हम, अच्छा तुम्हारा देखो, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम। डेटाबेस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डाटा। यानी कि आप जो है वो डाटा को फीड कर रहे होते हो, आप उसको इनपुट कर रहे होते हो, एंटर कर रहे होते हो, आप उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हो, ठीक है। अब कह रहा है कि ब्रांच 1 प्लस ब्रांच 2 प्लस ब्रांच 3 वो क्या कर रही है? अपना डाटा सेव कर रही है हेड ऑफिस के अंदर। तो हेड ऑफिस के अंदर क्या होगा? एक डेटाबेस होगा, एक डेटाबेस होगा। वो डेटाबेस अब क्या कहलाएगा हेड ऑफिस के अंदर? तो क्या कहलाएगा? सेंट्रलाइज, ठीक है। तो क्या कहलाएगा? सेंट्रलाइज डेटाबेस। पहले ये बताओ, ये वाली बात समझ आई? फिर अक्सर तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। पहले बताओ ये वाली बात समझ आई? सैयद मुदस्सिर, अक्सा, बाकी सब? चलो, इसका मतलब है कि यहाँ पे आंसर होगा सेंट्रलाइज डेटाबेस, क्योंकि आंसर डेटाबेस ही था। यहाँ पे क्या करना था? डाटा को सिर्फ फीड करना था डेटाबेस के अंदर, लेकिन जो तमाम ब्रांचेस का हेड ऑफिस में जा रहा था, इसलिए सेंट्रलाइज डेटाबेस। अब डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब तुम्हें डेटाबेस तो यही से समझ आ गया था। डेटाबेस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम का मतलब होता है जब आप डाटा को रिकॉर्ड करते हो, इनपुट कर रहे होते हो, सही है। वंस डाटा इज recorded in the database,
that database is used in DBMS for मैनिपुलेशन। अब आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, मैनिपुलेट सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सॉर्टिंग, फिल्ट्रेशन, कंपैरिजन, कंपैरिजन, ग्राफ्स, चार्ट्स, शेड्यूल्स एटसेट्रा। सही है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। नेटवर्किंग, ये आप सारी चीजें कर रहे होते हो किसके अंदर? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। तो डेटाबेस में समझो कि तुम्हारे पास एक डॉक्यूमेंट है, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर तुम क्या कर रहे होते हो? उस डॉक्यूमेंट के अंदर तुम ये चीजें परफॉर्म कर रहे हो। ये जो डॉक्यूमेंट है उसको एक सिस्टम के अंदर क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सॉर्ट कर रहे हो, फिल्ट्रेशन कर रहे हो। तो तुम्हारे पास जो एक्सेल की फाइल है वो तुम्हारे पास क्या है? डेटाबेस है। और जो एक्सेल का सॉफ्टवेयर है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा। यहाँ पे तुम चीजें ऐड, लेस, सॉर्ट, फिल्टर, कंपेयर, ग्राफ, चार्ट, शेड्यूल, सेफ्टी, नेटवर्किंग, ये साथ तमाम चीज उसमें कर रहे होते हो। तो जो एक्सेल है वो तुम्हारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और जो तुम्हारे पास एक्सेल की फाइल है वो तुम्हारे पास क्या है? डेटाबेस। मैनिपुलेशन से मुराद होता है मेंटेन करना। मैनिपुलेशन का मतलब होता है प्रोसेस करना। मैनिपुलेशन का मतलब होता है एक्सप्लॉइट करना। मैनिपुलेशन का मतलब होता है चेंज करना। मैनिपुलेशन का मतलब होता है ऐड करना। मैनिपुलेशन का मतलब होता है लेस करना। मैनिपुलेशन का मतलब होता है चीजों में चेंजेस लेकर आना। ठीक है, अब समझ आ गया डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक्सेल की जो फाइल है वो डेटाबेस है, और जो आपके पास एक्सेल का सॉफ्टवेयर है वो क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक हो गया, आगे बढ़ जाए। आई होप अब तुमको 30 तक एमसीक्यू समझ आ गए होंगे। 31, 8th generation aircraft have sensors attached to pilots। 8th generation एयरक्राफ्ट के सेंसर लगे हुए पायलट पे। सिस्टम कैन सेंस वाइटल्स ऑफ द पायलट इन रियल टाइम, कि अगर पायलट सो जाए या लंबी नींद के लिए चले जाए तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एयरक्राफ्ट है अपना कंट्रोल खुद ले लेगा, और नियरेस्ट एयरपोर्ट पे वो उसको सेफली लैंड करवा देगा। सही है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पे एनवायरमेंट को वो सेंस कर रहा है 31 के अंदर। तो दिस इज सी। ये इंशाल्लाह मैं जब तुम लोगों को अपनी क्लासेस के अंदर चैप्टर नंबर 5 रिवाइज करवाऊंगा तब मैं इंशाल्लाह आपको ये वापस से डिटेल में पढ़ा दूंगा। लेकिन इसको देख के मुझे समझ आ रहा है कि इट्स ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। 31 का आंसर हो गया सी। 32, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस एनवायरनमेंट आर मोर सुटेड टू क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम के लिए हमें कौन सा एनवायरनमेंट चाहिए होगा? स्टेबल। स्टेबिलिटी होगी तो क्लोज सिस्टम चलेगा, वरना अनस्टेबिलिटी होगी तो नहीं चलेगा। 33, कह रहे हैं कि डाटा एनालिस्ट एट इन्वेस्टमेंट बैंक। डाटा एनालिस्ट कौन होते हैं? जो डाटा एनालाइज करते हैं। डाटा एनालिस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक में क्रिएट करता है बहुत सारे रिपोर्ट। किस चीज पे बेस कर रही है वो? रियल टाइम डाटा पे। जैसे जैसे उसके पास डाटा आता है वो रियल टाइम में क्या करता है? उस पर रिपोर्ट बना के भेजता रहता है। और ये जो आपको रिपोर्ट्स आती हैं ये क्लाइंट के बैंक से आती हैं। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग डाटा आ रहा होता है, जो डाटा उससे शेयर किया जा रहा है डाटा एनालिस्ट से, वो कैसे शेयर किया जाएगा? आपको ये बात पता है कि यहाँ पे जो से डाटा शेयर किया जाएगा वो एक्स्ट्रानेट से किया जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसमें उन्होंने अपना इंट्रानेट बनाया हुआ है और सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर्पसेस के लिए। ठीक है, ये आपके पास मौजूद एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसने अपना इंटरनेट बनाया हुआ है। और साथ ही साथ आपके पास आपके जो क्लाइंट्स हैं उसने क्या किया हुआ है कि उन्होंने अपना इंटरनेट बनाया हुआ है अपनी सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए। अब इन्वेस्टमेंट बैंक में जो डाटा एनालिस्ट है उनको अपना डाटा चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेगा कि वो डाटा ऐसे हासिल करेगा कि इसके इंटरनेट को एक्सेस मिल जाए, इसके इंटरनेट को एक्सेस मिल जाए। तो इसका इंटरनेट इसलिए एक्स्ट्रा नेट है, इसका इंटरनेट इसलिए एक्स्ट्रा नेट है।
इन दोनों के सिक्योर और प्राइवेट नेट्स हैं। और ये इन्वेस्टमेंट बैंक में जो एनालिस्ट है उसको क्लाइंट का डाटा चाहिए, तो क्लाइंट बोलेगा कि मैंने अपना इंट्रानेट तुम्हारे लिए ओपन कर दिया है, तो तुम मुझसे इंफॉर्मेशन ले लो। तो इसका इंट्रानेट इसके लिए एक्स्ट्रा नेट हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? आगे बढ़ जाता है। 34, फूड फॉर थॉट एक फास्ट फूड चेन है जिसके 20 आउटलेट्स हैं। ऑपरेशंस मैनेजर ने सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया ताकि वो डिटरमाइन कर सके प्रोडक्ट सेल्स की ट्रेंड क्या चल रही है। उसे डिसाइड करना है। जब तुम्हारे पास ये डिसाइड आ जाए तो आधा आंसर तुम्हारे पास वैसे ही मौजूद है। हमें पता है कि एक होता है डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। उसे डिसाइड करना है कि वो कंटिन्यू करे प्रोडक्ट को या नहीं, बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जिसने उसने हासिल की है। कैसे? डीएसएस के थ्रू, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के थ्रू हासिल की है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के थ्रू जो रिपोर्ट हासिल करता है उसी में तो डिसीजन मेकिंग करूंगा यार। 35, बैंकिंग एटीएम यूज करता है कनेक्टिविटी में इस तरीके से कि जो बहुत सारे लिंक प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे होता है ना कि हमारे पास हम अक्सर जो पायरेसी पे मूवी देखते तो बोलता है लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, तो हमें लिंक नजर आ रहे होते हैं, लेकिन एटीएम क्या करता है ऑटोमेटिकली लिंक जनरेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल उसके पास तकरीबन 100 लिंक्स हैं। सही है, उसके पास 100 लिंक्स हैं। अब यहाँ पे उसने अगर देखा उसने लिंक 1 लगाया हुआ, लिंक 1 डाउन हो गया वो आ जाएगा लिंक 1 डाउनलोड हो गया वो आ जाएगा लिंक 2 पे, लिंक 2 डाउनलोड हो गया वो आ जाएगा लिंक 3 पे, लिंक 3 डाउनलोड हो जाएगा वो आ जाएगा लिंक 4 पे। वो ऑटोमेटिकली चला रहा होगा, बस तुम्हें वो कनेक्टिविटी शो करने की कोशिश करता रहेगा। अगर सारे ही लिंक डाउन हो जाएंगे तो उसका मतलब है कि वो बोलेगा सिस्टम एरर है, सर्वर डाउन हुआ है, हम आपको सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो ये बात कर रहे हैं नेटवर्किंग की बात कर रहा है, ये इंटरनेट की बात कर रहा है। सही है, 35 का आंसर है ए। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। 36, यूनिवर्सिटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स आर कंडक्टेड इन हाउस ऑन स्पेशल सॉफ्टवेयर। यूनिवर्सिटी के तुम समझो तुम्हारे रिमोट प्रोक्टोरिंग एग्जाम्स हो रहे हैं, आईकैप ने बोला भाई तुम्हारे हम एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे, तुम्हारे घर पे हम कंडक्ट करवाएंगे एक स्पेशल सॉफ्टवेयर पे। स्टूडेंट्स जो है उनको एक्सेस दे दिया गया सिक्योर नेटवर्क के थ्रू। सिक्योर नेटवर्क का मतलब क्या होता है? वीपीएन के थ्रू तुम्हें उन्होंने क्या कर दिया, एक्सेस दे दिया कि अगर तुम अब जब खोलोगे ना ये वेबसाइट, तो तुम्हें अपने पास अपने सिस्टम को लैन से कनेक्ट करना है। अगर तुम लैन से नहीं वाईफाई से कनेक्ट करोगे तो तुम उस सिक्योर नेटवर्क का पार्ट नहीं बनोगे, तुम उस स्पेशल सॉफ्टवेयर को नहीं खोल पाओगे जहाँ पे वो अपने एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं उसे एवेल्युएट करने के लिए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से। तो यूनिवर्सिटी यूज कर रही है वीपीएन। वीपीएन यही होता है कि उस यूनिवर्सिटी का जो इंटरनेट था, उस यूनिवर्सिटी का जो इंटरनेट था वो घर के इंटरनेट से रिप्लेस कर दिया। घर का जो इंटरनेट है वो यूनिवर्सिटी का इंटरनेट बना दिया गया। तो दिस इज कॉल्ड वीपीएन। ये बात हमको पता है वीपीएन क्या होता है, ठीक है। 37 की तरफ चलते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट है शाइन टू शूज का, वो अपडेट करता है अपनी तमाम इंफॉर्मेशन को नेटवर्क डिजाइन यूज करते वक्त, जो एक्सेस देता है इंटरनल ऑथोराइज्ड यूजर्स को। ये किस चीज की एग्जांपल है? इंटरनल ऑथोराइज्ड यूजर, यानी कि बात कर रहा है इंट्रानेट की। माइनिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान तमाम माइनर्स को कहता है कि भाई तुम जो जहां पे बैठे हुए हो वहीं से तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो सिक्योरिटी को यूज करते वक्त पब्लिक मोबाइल नेटवर्क पे। तो यहाँ पे 38 का आंसर आपको पता है कि जब वो अपने घर से बैठ के सिक्योर्ड नेट के थ्रू कनेक्ट कर रहे होंगे तो वो अपने इंटरनेट को वीपीएन में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो रिपीटेटिव है, आसान है। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर है, उसने अपनी फाइंडिंग में रिपोर्ट किया कि कुछ एम्प्लॉयज जो है फेक आईडीज यूज कर रहे हैं पॉलिटिकल एजेंडा को प्रमोट करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, जिसकी वजह से कंपनी की रेपुटेशन रिस्क जो है वो बढ़ सकता है। तो एम्प्लॉय क्या कर रहा है? वो साइबर क्रोकिंग कर रहा है। दिस इज कॉल्ड साइबर क्रोकिंग। 39 का आंसर साइबर सॉरी साइबर मिसकंडक्ट, सॉरी सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, साइबर मिसकंडक्ट। यहाँ पे क्या करेगा कि वो, अच्छा सर ये तो साइबर क्राइम भी हो सकता है, ये तो साइबर फ्रॉड भी हो सकता है, तो साइबर क्रोकिंग भी हो सकती है, साइबर मिसकंडक्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका जो ऑफिशियल जो नाम है वो है साइबर मिसकंडक्ट। बस ये था यहाँ पे, ठीक है। 40, creating formal written information security policies to set standards and provide the basis for enforcement is the first step in company's security strategy. जब आप फॉर्मल रिटन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज बना रहे होते हो तो आप कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हो, आप कुछ स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते हो ताकि बेसिस बने, कॉजेज बने, रीजंस बने इन्फोर्समेंट के, कि हम वो जो पहला स्टेप ले चुके हैं कंपनी की स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी में। तो इट्स ट्रू, बहुत जेनरिक आपके पास ये एमसीक्यूज हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बात समझ आती है जब हम इसको रीड कर लेते हैं। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी।
Point of sale terminal in a grocery store that help operators scan the product, print receipt and do financial transaction is an example of. एक पॉइंट ऑफ सेल है जहां पे आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन ही बैठ के प्रोडक्ट को स्कैन कर सकते हो, रिसिप्ट को प्रिंट कर सकते हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हो. तो दिस इज कॉल्ड रियल टाइम प्रोसेसिंग. 41. बैच प्रोसेसिंग सिस्टम आर इनफेक्टिव. बैच प्रोसेसिंग सिस्टम आर इनफेक्टिव इन बैंक ड्यू टू बैच प्रोसेस. अच्छा सॉरी, मैं आप लोगों से पूछना भूल गया. 40 तक, 41 तक समझ आ गए जी? 41 तक समझ आ गए? 34 रिपीट कर दें. चलो 34 रिपीट कर देते हैं. देखो, मैं मेरे पास एक कंपनी है, फूड फॉर थॉट. ये एक फास्ट फूड चेन है जिसके 20 आउटलेट्स. ऑपरेशन मैनेजर्स क्या करते हैं, उन्होंने एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया हुआ है जो कि प्रोडक्ट सेल की ट्रेंड को डिटरमाइन कर सकता है. वो डिसाइड करेगा कौन से प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना है या नहीं, जब उसको स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट मिलेगी जो उसने जनरेट किए थ्रू. देखो, डीएसएस क्या करता है, डीएसएस आपको आपको स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट बना के देता है. स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट बना के देता है. और उसमें स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ऐसे हो सकती है कि आपके पास प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी है, जो कंपेयर किया जाएगा. फॉर एग्जांपल वो कहता है कि क्वालिटी, वो कहता है क्वांटिटी, आप कह सकते हो सेल्स, ठीक है. और क्वालिटी, क्वांटिटी, सेल्स, इसके अलावा जो है फीडबैक, फिर प्रॉफिट, सही है. फिर इसके अलावा आरओआई, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. और इनकम ग्रुप, ऐसे 10 चीजें हो सकती हैं आपके पास, ठीक है. अब यहाँ पे आप क्या करो कि ये जो ग्रिड मौजूद है, इस ग्रिड पे उनको फीडबैक दे दो. अब जब आपके पास इन तीनों प्रोडक्ट का आपके पास फीडबैक आ गया, तो आपने सबको कंपेयर किया, यू फेल्ट लाइक यार बी में वो बात नहीं है, तो आप बी को डिसकंटिन्यू कर सकते हो. आप ए में जो है वो, इसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी को मैंने दिया 10 में से 10. इसकी क्वालिटी को मैंने दे दिए 10 में से 7. इसकी क्वालिटी को मैंने दे दिए 10 में से 9. ठीक है. इसकी क्वांटिटी की बात करें तो ये जो प्रोड्यूस होता है, ये ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. ये हमारे पास महीने में प्रोड्यूस होता है 10,000 यूनिट. ये हमारे पास ज़्यादा प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता क्योंकि इसकी प्रोडक्शन बड़ा मसला रहता है. 5,000 यूनिट, और इसकी जो प्रोडक्शन है वो रह गई है फॉर एग्जाम्पल 8,000 यूनिट. फिर इसके बाद सेल्स की बात करें तो 10,000 यूनिट्स में से ये जो है इफेक्टिवली आपके पास 9,500 यूनिट सेल हो जाते हैं. 5,000 में से ये आपके पास 3,000 यूनिट सेल होते हैं. और फिर इसके बाद जो है आपके पास ये 8,000 में से आपके पास 7,800 यूनिट सेल हो जाते हैं. फीडबैक की बात करें तो फीडबैक में जो है आपके पास फीडबैक की रैंकिंग हो सकती है 9.5. इसकी जो फीडबैक की रैंकिंग होगी ये होगी 6.5. और जो इसकी फीडबैक होगी वो होगी फॉर एग्जांपल 8.8. प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इसमें जो आपको बचता है वो बचता है 50%. इसमें आपको प्रॉफिट बचता है इसमें आपको प्रॉफिट बचता है 20%. इसमें आपको प्रॉफिट बचता है 60%. सही. जब ये सब मैं कर लूंगा तो तुम्हारे सामने ये चीज मौजूद है कि हमें बी को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए या बी पे काम करना चाहिए. तो ये डिसीजन कैसे लूंगा? इस स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट की जो बना के दी मुझे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में. 34 का आंसर समझ आ गया आप लोगों को? 39 में बस एक नाम है कि अगर एक बंदा जो है वो इंटरनेट पे बदमाशी कर रहा होगा, इंटरनेट पे 2 नंबरी कर रहा होगा, इंटरनेट पे कोई अनएथिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होगा, दिस इज कॉल्ड साइबर मिसकंडक्ट. बस ये है 39. 41 में ये लिखा हुआ है कि जब एक कस्टमर उसी वक्त प्रोडक्ट को स्कैन करता है, उसी वक्त उसको रिसिप्ट मिल जाती है, उसी वक्त वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर लेता है. ये हर काम क्या कर रहा है? हर काम जो है ये रियल टाइम कर रहा है, फौरी तौर पे कर रहा है ना. भाई आप इम्तियाज में गए, आप जब इम्तियाज में गए तो आपने प्रोडक्ट स्कैन करवाया, वो प्रोडक्ट उसी वक्त स्कैन कर देगा, बोलेगा 1 हफ्ते बाद स्कैन करूंगा, उसी वक्त स्कैन कर देगा. आपने प्रिंट रिसिप्ट करवाई, उसने बोला प्रिंट प्रिंट आपको 2 हफ्ते बाद मिलेगा. फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन परफॉर्म की, उसने बोला सुबह के वक्त आना, बैंक बंद है. ऐसे तो नहीं कहता, उसी वक्त स्कैन करता है, उसी वक्त प्रिंट करता है, उसी वक्त फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन परफॉर्म करता है, रियल टाइम है. क्राइम का मतलब होता है कि वो चीज जो कि लीगल ऑफेंस होता है इलीगल होता है. तो मिसकंडक्ट जो है लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है. फ्रॉड अगेन जो है वो इलीगल एक्टिविटी है.
और क्रोकिंग जो होता है, क्रोकिंग का मतलब होता है दो नंबरी, क्रोकिंग का मतलब होता है हेरा फेरी, सही है। तो यहाँ पे मिसकंडक्ट पे ये तमाम चीजें आ जाती हैं, इसलिए मिसकंडक्ट वर्ड यूज कर लिया, क्योंकि इसके अंदर क्राइम, फ्रॉड और क्रोकिंग जैसी कैटेगरीज आ जाती हैं। समझ आ गया? 41 तक समझ आ गए, आगे बढ़ जाते हैं। 42, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम आर इनफेक्टिव इन बैंक्स ड्यू टू, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो बेकार हो जाता है बैंक्स में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो है वो ट्रांजैक्शन में डिले हो रही होती है और डाटा अपडेट किया जा रहा होता है। मुझे पता है कि इसमें तुम सवाल पूछोगे, मैं बता देता हूँ। देखो, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम इनफेक्टिव क्यों है बैंक के अंदर? देखो, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन से बैंक नहीं घबराती है। तुम्हें क्या लगता है बैंक में दिन में कितनी ट्रांजेक्शन होती होगी? 10, 100, 1000? 10,000 नहीं सर, लाखों ट्रांजेक्शन होती हैं। तो उसको लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन से डर नहीं लगता है। सिक्योरिटी ऑफ डाटा का नहीं सर, बैंक के सिस्टम्स बहुत सिक्योर्ड होते हैं। क्या उसको ये लगता है कि फॉर्म जो है वो फॉर्म बेस्ड डाटा एंट्री होती है, कि लोग फॉर्म भरते हैं? नहीं, उसको ये लगता है कि अगर वो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम की तरफ चले आएगा तो हमारी ट्रांजेक्शन्स में डिले हो जाएगा, हम लोग अपने सिस्टम को, डाटा को अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो सब चीजें रियल टाइम होनी चाहिए, रियल टाइम होगी तो लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन भी मुक जाएगी, डाटा रियल टाइम सिक्योर भी होता रहेगा, और रियल टाइम से हम फॉर्म भी चलाते रहेंगे। लेकिन हम ट्रांजेक्शन को डिले और डाटा को अपडेट करने में टाइम नहीं लगा सकते। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। 43, वन कस्टमर में यूज सेवरल एटीएम इन सिंगल डे, ऑलवेज गेट अपडेटेड अकाउंट इंफॉर्मेशन एज इट इज। ठीक है, तो जब वो फॉरेन से इंफॉर्मेशन ले रहा होता है तो सेंट्रल डेटाबेस पे उसके पास डाटा मौजूद होता है, मतलब जो बैंक है, उनके जो हेड ऑफिस है उसके सेंट्रल डेटाबेस पे डाटा मौजूद होता है। तो किसी भी एटीएम में, किसी भी ब्रांच में आपको फॉरेन से क्या होती है, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये डाटा ऑनलाइन शेयर हो रहा होता है तो आपको फॉरेन से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम है, किसी भी एटीएम में चले जाओगे आपको वही इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे कीवर्ड क्या है कि एक कस्टमर किसी भी एटीएम में चले जाए किसी भी वक्त में तो उसको अपडेटेड अकाउंट इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज सेंट्रलाइज्ड है। जब तमाम ब्रांचेस की चीजें हेड ऑफिस के पास जा रही होगी तो तमाम चीजें वापस से पलटकर ब्रांचेस की तरफ आ रही होगी, तो दिस इज सेंट्रलाइजेशन। आंसर इज डी। 44, risk in real time system is breakdown on of central system which can result in loss of transaction। देखो, रियल टाइम सिस्टम में ना अगर सिस्टम ब्रेक डाउन कर जाता है ना तो इससे क्या होता है, लॉस ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं होती है। ये रिस्क किसमें होता है? ये रिस्क होता है बैच प्रोसेसिंग में। भाई मैंने क्या किया था, पहले जो बैच को लॉक कर लिया था 100 पे, इसको मैंने प्रोसेस कर लिया है, ठीक है, 100 यूनिट्स पे मैंने इसको प्रोसेस कर लिया है। अगला जो है वो 200 पे होना था, लेकिन हुआ ये कि 175 पे आपने जो ना सिस्टम को लूज कर दिया, यू लॉस सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास जो 75 जो है वो आप लूज कर जाओगे, 75 चीज आप लूज कर जाओगे। तो ये बैच प्रोसेसिंग होता है, रियल टाइम में नहीं होता है, ठीक है। 45, ऑपरेशन मैनेजर्स एट लॉजिस्टिक कंपनी need daily reports on assignments, transport from various locations and amount charged for the services. The most suitable reporting system in case would be, ऑपरेशन मैनेजर लॉजिस्टिक कंपनी में उसको डेली रिपोर्ट चाहिए होती है असाइनमेंट पे, उसे ट्रांसपोर्ट करना होता है बहुत सारे लोकेशंस पे, और जो अमाउंट चार्ज की होती है सर्विसेज के बारे में उसको पता करना होता है। देखो यहाँ पे बहुत सारे काम हैं, तो ऑपरेशन मैनेजर क्या करेगा, काम को जगल करने के लिए मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम का यूज करेगा। ये बात मैंने आपको मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम में बताई थी। 46, मैनेजर जो है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में वो बिजी है एनालाइज करने के लिए राइट माइंड फॉर द राइट जॉब विद रिस्पेक्ट टू स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड पास्ट असाइनमेंट, सक्सेस फैक्टर। कंपनी क्या यूज कर सकती है डिजायर्ड इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए? कंपनी का डेटाबेस, डाटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर, सही है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डाटा वेयर हाउस। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, ये चारों ही आंसर सही हैं, सही है। और मुझे इसका आंसर अभी इस वक्त नहीं समझ आ रहा। अगर मुझे कुछ टिक करना होता तो यहाँ पे मैं सी और डी में से जाता। मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर लेता हूँ। कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर लेता हूँ? जो कि ह्यूमन रिसोर्स का होगा, कि आपके पास एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें आप चीजों को सॉर्ट कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, लेस कर सकते हो। तो जो आपके पास 500 सीरीज मौजूद थी, यानी कि जो आपके पास सीरी का डेटाबेस था, जब आप उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डालोगे तो मुझे क्या करेगा, हर किस्म का बंदा मुझे एनालाइज करके दे देगा। तो 46 का आंसर मैं सी रखूंगा,
बाकी आई एम नॉट श्योर, मैं 90%, 95% श्योर हूँ बुक में बी है। पता नहीं, मैंने बुक जो हमारी स्टडी टेक्स्ट है उसमें ऐसा कोई फ्रेज देखा है कि नहीं देखा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा बुक के अंदर, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आई कैप गलत हो। लेकिन एक काम करते हैं कि आप इसको देख ही लिया है तो यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं, क्या पता बुक में कोई ऐसी लाइन जिसमें वर्ड फ्रेज यूज हुआ हो और हमने ना देखा हो। तो चलो चेक कर लेते हैं। हाँ हाँ, मार्क्स कट करेगा, मार्क्स तो कट करेगा अगर आपके उसके आंसर में। लेकिन एक एमसीक्यू से क्या फर्क पड़ता है, मुझे पर्सनली फील होता है कि मेरे 2 या 3 एमसीक्यूज गलत हुए होंगे इसमें। वो भी कि इसके अंदर ना आईकैप ने बहुत भंड मारे हुए बुक के अंदर इस एमसीक्यूज के अंदर। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरे 2 या 3 एमसीक्यूज गलत होंगे, लेकिन मैं 2 या 3 एमसीक्यू से फेल नहीं होता हूँ। एक तो यही गलत हो गया क्योंकि ये बोल रहा है कि बुक का आंसर जो है सी है। देखो यहाँ पे कोई डाटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर का कोई जिक्र ही नहीं हुआ हुआ, तो मैं कैसे जो है ना डाटा एनालिटिक्स। बिल्कुल ऐसा ही है। वेरी गुड मुदस्सर। यहाँ पे कोई ऐसा डाटा एनालिटिक्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो मैं अभी भी अटल हूँ कि इसका आंसर सी है, लेकिन मेरा आंसर गलत हो जाता है क्योंकि एक बच्चे ने मुझे कंफर्म किया कि बुक का आंसर जो है वो बी है। जहाँ पे आई कैप जो मार्शल इतने भंडे मार रहा है ग्रामर में, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे आई कैप ने एमसीक्यूज के आंसर्स में भी गलती की होगी। 47, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फिजी ड्रिंक की जो है उसको एनालाइज किया और डिसीजन लिया आफ्टर केयरफुल व्हाट इफ एनालिसिस। अगेन आपके पास कीवर्ड क्या है, डिसीजन, कीवर्ड क्या है, व्हाट इफ एनालिसिस। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, यहाँ पे आपके पास होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग व्हाट इफ एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। 47 का आंसर हो जाएगा बी। 48, सीईओ जो है एयरलाइन कंपनी का, वो डैशबोर्ड यूज करता है अपने तमाम ऑपरेशंस के लिए और कंपैटिटर एयरलाइन प्रोडक्ट्स और मार्केट शेयर के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पे जो 48 में वो यूज कर रहा है, आपको पता है कि सीईओ है तो टॉप मैनेजर है, फिर साथ ही साथ वो इंटरनल और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है, दिस इज एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। ईएस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि जजमेंट और बिहेवियर को सिमुलेट करता है। सर ये बात हमें पता है, ये बिल्कुल बुक की डेफिनेशन दे दी है इसने एक्सपर्ट सिस्टम की। ये एक्सपर्ट सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सिमुलेट करता है जजमेंट और बिहेवियर को। और 50 का आंसर हो जाएगा जितने भी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर ये स्वीट्स कहलाते हैं। ज्यादातर जो इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर स्वीट्स होते हैं वो ऑफ द शेल्फ सोल्यूशन होते हैं, नहीं सर वो ऑन द शेल्फ सोल्यूशन होते हैं। क्या कहना चाह रहा है ये भाई, सॉफ्टवेयर स्वीट्स जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर जैसे कि वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल होता है। तो ये क्या आपके पास ऑफ द शेल्फ सोल्यूशन है? नहीं सर, वो मुझे मार्केट में मिल जाते हैं। या जो आपके पास वो जो ग्राफिक डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं एडोबी, जैसे फोटोशॉप, पावर पॉइंट वगैरह, सॉरी फोटोशॉप, या फिर ये जो आपके पास इलस्ट्रेशन है या प्रीमियर है या आफ्टर इफेक्ट है, तो सर ये भी मुझे जो है ना मार्केट में मिल जाता है। ऑन द शेल्फ सॉल्यूशंस है, ऑफ द शेल्फ सॉल्यूशंस नहीं है। सर इसका आंसर होगा फॉल्स। गलती हो गई, माजर माजर चाहता हूँ। तो विद दिस हमने चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज कर लिए। कोई मुझे वॉक थ्रू करवा दे 40 से लेकर 41 से लेकर 50 तक में किसी को मसला। 40 से लेकर 51 में किसी को मसला तो बता दे, 50 तक किसी को मसला तो बता दें। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। अब जी, इनपुट आउटपुट बहुत बहुत अच्छा, अच्छा चैप्टर बहुत अच्छा था। अच्छा जी, अब आपके पास ये 50 एमसीक्यूज पूरे हो चुके हैं और मुझे नहीं पता कि इसमें से कौन से गलत है। आप लोग देख लीजिएगा और फिर मुझसे पूछ लीजिएगा कि यार ये आपने बताया था ये आई कैप का आंसर है तो कौन गलत है, तो मैं आपको उस पर एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। हम लोगों ने चैप्टर नंबर जो है वो 5 कर लिया है। एक मुझे 5 मिनट दे दो, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम चैप्टर नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्या चैप्टर नंबर 6 की ताकत है तुम्हारे अंदर? क्या करें चैप्टर नंबर 6 बताओ? चैप्टर नंबर 6 करना है? चलो ठीक है, तो 5 मिनट का ब्रेक ले लें। अभी हो रहे 9:02, 9:07 पे हम चैप्टर नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं, ठीक है।